न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद 50 बड़ी खबरों में। चलिए रुक करते खबर की ओर। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की मिसाइल पर चिंता जताई। उत्तर कोरिया ने हाल ही में 2 नई एंटी एयर मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे लेकर दक्षिण कोरिया ने गहरी चिंता जताई है। यह परीक्षण उस समय हुआ है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपना वार्षिक सैन्य अभ्यास उल्ली फ्रीडम शीट चला रहे हैं। उत्तर कोरिया को सरकार एजेंसी केरिसिन के अनुसार यह मिसाइलें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद मौजूद थे। दक्षिण कोरिया में इस कदम को उकसाने की कार्रवाई बताया है और कहा है कि यह कोरिया प्रायद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। सीईओ ने अमेरिकी और जापान के साथ मिलकर सुरक्षा, निगरानी और रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की बात कही है। यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जियोंग जापान के प्रधानमंत्री के साथ त्रिदिवसीय सहयोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन पर नई रणनीति की घोषणा। ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2025 में एक नई और महत्वाकांक्षी रणनीति की घोषणा की है। इस रणनीति का उद्देश्य देश को आर्थिक, टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। देश का सबसे बड़ा सोलर फार्म चालू चुका है और दक्षिण तट पर ऑफशिंग प्रोडक्ट की शुरुआत हो रही है। साथ ही फिश नोटरी समुदाय को भी इस रणनीति में शामिल किया गया है, जिसके पारंपरिक ध्यान को जलवायु नीति में जगह मिल रही है। यह कदम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक जलवायु नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। चीन ने एआई तकनीक पर वैश्विक सहयोग की अपील की। चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यानी एआई तकनीक पर वैश्विक सहयोग की अपील की है। शंघाई में आयोजित 2025 में प्रधानमंत्री ली ग्योंग ने एक अंतर्राष्ट्रीय एआई सहयोग संगठन की स्थापना कर प्रस्ताव रखा। उनका कहना है कि एआई के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। सम्मेलन में ग्लोबल ऑल गवर्नेंस एक्शन प्लान को भी अपनाया गया है, जिसमें सुरक्षित और न्यायसंगत एआई विकास के लिए वैश्विक नीति निर्माण की जाएगी। भारत के पहल पर को संवैधानिक पूर्वक समर्थन दिया है और 2026 में एआई मेजबानी करेगा। यह कदम दर्शाता है कि एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि वैश्विक नीति और कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। अमेरिका ने टिकटॉक पर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच शुरू की। अमेरिका में टिकटॉक को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा गरमाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर संभावित प्रतिबंध को लेकर जांच शुरू कर दी है। टिकटॉक की मूल कंपनी वेटियोनटोन चीन में स्थित है और अमेरिका अधिकारियों को आशंक में किए ऐप्स अमेरिकी नागरिकों के डेटा को चीनी सरकार तक पहुंचा सकती है। हाल ही में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया है कि जिसमें तहत टिकटॉक को या तो किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा या फिर देश में इसका संचालन बंद करना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रतिबंध की समय को कई बार बढ़ाया है और अब यह सितंबर 2025 तक के लिए टाल दी गई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि टिकटॉक पर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं काफ़ी बढ़ा दी जाएगी पेश की गई है, लेकिन अमेरिकी संसद के विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐप एक संवेदनशील डेटा को खतरे में डाल सकता है। इसके साथ ही टिकटॉक का भविष्य अमेरिका में अब भी अंधेरे में है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। रूस ने यूएन में अमेरिकी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। रूसी प्रतिनिधि दिपिन पोलोस्की ने नॉर्ड स्ट्रीम डिप्लॉयमेंट पर 2022 के हमले की जांच को लेकर पश्चिमी देशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उनके सहयोगी इस आतंकवादी हमले की निष्पक्ष जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। रूस का कहना है कि पश्चिमी इस मामले में अच्छे और बुरे आतंकवादियों की धारणा बना रहे हैं, जिससे वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास कमजोर हो रहे हैं। पुलिस के जर्मन को डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर जांच से जुड़े अहम सबूत छिपा रहे हैं। यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध को लेकर पहले से ही दबाव बना रही है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि पारदर्शिता की न्याय का आधार हो सकता है।
चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर। यूक्रेन ने नाटो से और सैन्य सहायता की मांग की है। यूक्रेन ने नाटो से और सैन्य सहायता की मांग की है और इसके जवाब में नाटो ने 2025 में एक बड़ा कदम उठाया है। महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने पुष्टि की है कि यूक्रेन को इस वर्ष 34 अरब डॉलर की सैन्य सहायता दी जाए। यह सहायता रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दी जा रही है। साथ ही नाटो सदस्य देश यूक्रेन को जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि अगर रूस फिर से हमला करता है तो नाटो देश यूक्रेन की रक्षा के लिए आगे आएगा। हालांकि यूक्रेन को पूर्ण सदस्यता अभी नहीं दी गई है। यह रणनीति न केवल युद्ध रोकने की कोशिश है बल्कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को भी नया आकार दे सकती है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए नया रॉकेट लॉन्च किया है। जापान ने 2025 अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचते हुए H3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। यह लॉन्च जापान के से हुआ है। नए सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया है। यह मिशन जापान की और मजबूत करेगा जिससे जीपीएस आधारित सेवाओं की सटीकता खासकर शहरी और पहाड़ी इलाकों में बेहतर होगी। H3 रॉकेट जापान की पुरानी H2A सीरीज की जगह ले रहा है और यह 5वीं उड़ान थी जो पूरी तरह सफल रही। इस लॉन्च के साथ जापान ने न केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि एशिया ओशियन क्षेत्र में अपनी अंतरिक्ष स्थिति को भी और मजबूत किया है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन। ईरान में एक बार फिर महिलाओं के अधिकारों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। 2025 के अगस्त महीने में देश भर के कई शहरों में तेहरान, कुंदुस्तान, इस्फहान और गिलान में महिलाएं सड़कों पर उतरी है अपने अधिकारों की मांग करते हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ड्रेस कोड की पाबंदियों को खत्म करना, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय। खास बात यह है कि इन आंदोलनों की अगुवाई महिला शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और रिटायर्ड कर्मचारी कर रहे हैं। इस बीच ईरानी सरकार ने विरोध को दबाने के लिए सख्त निगरानी और सार्वजनिक सजाओं का सहारा लिया है। अमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि महिलाओं को डराने के लिए फांसी और हाथ काटने जैसी क्रूर सजाएं दी जा रही हैं। इन प्रदर्शनों में एक बार फिर दुनिया का ध्यान ईरान के महिलाओं की स्थिति की ओर खिंचा है। क्या यह आंदोलन बदलाव की नई लहर लेकर आएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की। इटली में पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण ली गई नीति। इटली ने 2025 में पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक नई और सख्त नीति लागू की है। रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और सार्डिनिया जैसे लोकप्रिय स्थलों पर जब पर्यटकों की संख्या सीमित की जा रही है, सरकार ने टूरिस्ट टैक्स, शॉर्ट टर्म ट्रेवल पर प्रतिबंध और डिजिटल टिकट सिस्टम जैसे उपयोग अपनाने के सीरीज को प्रतिबद्ध कर रख दिया है। अब ऐप के जरिए एडवांस बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है जिससे एक दिन में केवल 1100 पर्यटक ही प्रवेश पा सकते हैं। वहीं कैंपी और पोस्टियन जैसे द्वीपीय पर फेरिस को नियंत्रित किया जा रहा है। यह नीति न केवल स्थानीय लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए है बल्कि इटली की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दर्शकों 50 खबरों में बस इतना ही। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।